नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और इस डिजिटल बुलेटिन में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। आज दिन भर कौन सी खबरें सुर्खियों में रही हैं उसकी पूरी पड़ताल आपके सामने होगी और सारी जानकारियां विस्तार से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। दरअसल पिछले काफी दिनों से आप देख रहे हैं ज्ञानवापी को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। इन सब के बीच कोर्ट कमिश्नर ने जो रिपोर्ट रखी है उसके बारे में हम आपके सामने अब एक रिपोर्ट रखने जा रहे हैं। हिंदू पक्ष के जो कोर्ट कमिश्नर है विशाल सिंह, उन्होंने जो अपनी बात रखी है अदालत में, जो उन्होंने जानकारी दी, उसमें कई अहम बातों का जिक्र है, जिसमें शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, सनातन संस्कृति के कई निशानों के मिलने की बात कही गई है, दीवार पर कई ऐसी कलाकृतियां पाई गई हैं जिसका संबंध हिंदू धर्म से बताया जाता है, कमल, डमरू, त्रिशूल, इस तरह की चीज़ों की मिलने की बात कही गई है। तो आज क्या बातें जानकारी दी गई हैं अदालत को और ये जो कोर्ट कमिश्नर हैं विशाल सिंह, उन्होंने क्या कुछ बताया है, इसी पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए। विशाल जी, एक चीज़ें छनकर जो आ रही हैं कि कुछ चीज़ें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई मिली हैं, जिसमें शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू ये सब कहा जा रहा है। रिपोर्ट में आपके इस बातों का जिक्र है? जी, रिपोर्ट आप देख लीजिए। रिपोर्ट में जो चीज़ें आई हैं हमने लिखी हैं, उसकी आपत्ति भी मैंने लिखी है। अगर जो डिफेंडेंट द्वारा आपत्ति की गई वो भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और वह वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुआ है और वह माननीय न्यायालय उस पर आदेश पारित करेंगे। रिपोर्ट बनाने का कर्तव्य मेरा था, मैंने निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट बना के दाखिल कर दिया है। 3 बक्से में कुछ वहाँ से कुछ अवशेष भी हैं मूर्तियों के इस तरह के? बक्से में अवशेष नहीं है, बक्से में चिप है। जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, सील चिप है, वही हम लोगों ने माननीय न्यायालय में सबमिट कर दिया है। विशाल जी, यहाँ के 2 फोटोग्राफर वीडियोग्राफर थे और क्या 3 सूचना विभाग के भी थे? मतलब टोटल 5? नहीं, मैं बता दूं, 2 टीम सूचना विभाग से आई थी, करीब 4 वीडियोग्राफर थे और 2 फोटोग्राफर थे। लेकिन हम लोग जितने का प्रयोग हो सकता था उतना ही यूज़ कर रहे थे। उन लोगों का जो चिप थी वो चिप यूज़ करके उनको बॉक्स में करके उसको सील पैक कर दे रहे थे, वही हम लोग दाखिल कर दिए हैं। सूचना विभाग वाले जो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर थे उनका वाला भी आपने बक्से में डाला है? जो सब जो कमीशन कार्रवाई में सम्मिलित थे, सबका जितने वीडियोग्राफर थे सबका चिप उसी के अंदर बॉक्स में सील है। जो इंतजामिया कमेटी है उसके जो वकील हैं भैनाथ यादव, वो कह रहे हैं कि अजय मिश्र ने जो रिपोर्ट दी है, चूंकि अब वो कोर्ट कमिश्नर रहे ही नहीं, तो उनकी रिपोर्ट का क्या मतलब? नहीं, वो 6-7 तारीख का जो वो था, 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट चूँकि उन्होंने बनाई थी, और 12 के बाद की जो भी कार्रवाई थी उसकी जिम्मेदारी मुझे कोर्ट ने दिया है। तो 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट उनको प्रेषित करनी थी, उन्होंने कर दी। बाहरी दीवारों का उन्होंने किया है, अंदर की रिपोर्ट जो है मैंने बनाई है। उनके समय तक में जो है ये तहखाना खोलने और ये सब बातें तो हुई नहीं थी, सब बाहरी वाली। वो 14 तारीख से अंदर प्रवेश करके हम लोगों ने जो कमीशन की कार्रवाई की है ज्ञानवापी परिसर में, वो 14 तारीख से है। वो 6 और 7 की जो कमीशन की कार्रवाई थी वो बाहर की थी। उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट में कहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग नहीं मिला, ये नहीं हो पाया, बहुत सारे हंगामा हो गया था। कोई आपकी वाली में तो ऐसी कोई बात? कोई हंगामा नहीं हुआ, पूरा सहयोग मिला, सभी पक्षों का सहयोग मिला, प्रतिवादी गण का भी सहयोग मिला और निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट बनाई गई है। जो चीज़ें वादी द्वारा कही गई और डिफेंडेंट द्वारा कही गई, उस अपनी रिपोर्ट में उस चीज़ों को हमने लिख रखा है। इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? अब यह चीज़ें रिपोर्ट में है, अब ये हम क्या बतला सकते। मैंने लिखित में रिपोर्ट दाखिल कर दिया, उसके बारे में हम क्या स्पष्टीकरण देना है। बंधे हुए हैं मर्यादा से? जी, एकदम मर्यादा से बंधे हुए हैं। अब एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अजय मिश्रा की तरफ से अदालत को क्या जानकारी दी गई, इसमें भी देवी देवताओं के चिन्ह मिलने की बात कही गई है, शेषनाग से लेकर कमल निशान की बात है और सिंदूरी रंग की कलाकृति की बात भी सामने आ रही है। हालांकि तहखाना नहीं खोला गया, इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई है। तो देखिए अजय मिश्रा ने आखिर क्या कुछ बातें बताई हैं। एबीपी न्यूज़ ने भी उनसे बातचीत की है, देखिए पूरी पड़ताल। ज्ञानवापी मामले में पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जी मेरे साथ हैं। अजय मिश्रा जी, आपकी रिपोर्ट को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई कि कल आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में मैंने जो 10% काम किया है उसी का जिक्र है। मैंने 6 और 7 को जो कार्य किया है उसी का जिक्र उसमें मैंने किया हुआ है। और रिपोर्ट में आप देखे भी होंगे, रिपोर्ट तो आप तो पब्लिक प्रॉपर्टी में चली गई, वो तो कोई भी देख सकता है। तो ऐसी चीज़ है नहीं कि नहीं हम उसको जो है आप नहीं देख पाएंगे। आपने भी देखा ही होगा रिपोर्ट में क्या लिखा है। फिर भी जो है मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि जो मैंने देखा उसका मिलान जो है बाहर, उसकी वीडियोग्राफी हुई है, न्यायालय मंगा के देख सकती है। और जो विवादित बैरिकेडिंग के अंदर जो विवादित स्थल है, पश्चिमी दीवार है,
उसका जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं उसका मिलान बाहर के अवशेष से किया जाए तो वो मैच खाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि टूटा हुआ अवशेष ही जो है उसका बाहर पड़ा हुआ है। मतलब आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि पहले वो मंदिर था और उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया, ये इशारा आपने अपनी रिपोर्ट में किया? अब मैंने जो देखा सर वही लिखा हुआ है। नहीं, वही मैं समझना चाह रहा न्याला विवेक है कि उसको क्या समझती है। है कि सिंदूरी रंग की कोई आकृति वहाँ पे मिली है, वो क्या है? अब देखने से जो है एक साथ जो है लगभग 3-4 मूर्तियाँ एक साथ मतलब आकृति दिखाई दे रही थी, जो मूर्ति आकार की थी उस पर सिंदूर पोता हुआ था जो है। तो वह क्वेश्चन मैंने ये किया कि जो ये दिखाई दे रही हैं आकृतियाँ, क्या ये आपके वादिनी और उसके जो है अधिवक्ता जो लोग थे उनसे मैंने पूछा क्या ये आपकी आकृति जो दिखाई दे रही है यही आपकी श्रृंगार गौरी है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये श्रृंगार गौरी नहीं है, उनके जो है मंदिर के टूटे हुए अवशेष हैं, उसका जो है चौखट है ये मंदिर का, और जो है इसको जो है हम लोग जो कि अंदर नहीं जाने दिया जाता है, तो इन्हीं को जो है हम श्रृंगार गौरी मान के पूछते हैं। ये शेषनाग का जिक्र है, ये शेषनाग का मैंने जो है एक कलाकृति ऐसी दी, मैंने शेषनाग का नहीं, कलाकृति का मतलब उनको देखने से लगता है कि ऐसा ही शेषनाग के फन का अवशेष मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। वह ऐसा देखने से लग रहा था जैसे ऐसे था, उसके 3-4 फन ऐसे दिखाई दे रहे थे, मतलब मुझे लगा कि नहीं ये शेषनाग का अंश है। इसकी भी रिकॉर्डिंग करके आपने कोर्ट में? वो रिकॉर्डिंग भी है और मैंने अपने रिपोर्ट में भी लिखा है कि नहीं ये अंश पाया गया है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, ये जो पूरा रिपोर्ट आपने सबमिट करी है इसमें ऐसा क्या खास है जिसको आम जनता को भी समझना चाहिए और कोर्ट को भी उस पर सबसे ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए? सबसे मुख्य चीज़ ये है कि अगर बाहर अंदर न भी जाया जाए, अगर बाहर से ही देखा जाए तो जो पश्चिमी दीवार दिखाई दे रही है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उस पर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उसको देख के भी कहा जा सकता है कि ये मंदिर का ही अंश है, न कि किसी मस्जिद का है। अच्छा, एक अभी जो है मेरे पास जानकारी आई है कि जो विशाल जी ने रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि शिवलिंग जो है दूसरे सर्वे में शिवलिंग बरामद हुआ। आपके सर्वे में शिवलिंग जैसी कोई चीज़ थी? नहीं, हमारा चूँकि वो अंदर की चीज़ें हैं, मेरे में मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया था, इसलिए मैं उसको पुष्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरे के क्षेत्र की चीज़ है, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। एक चीज़ और है कि सनातन कल्चर की जो है कुछ निशानियाँ मंदिर की मस्जिद के अंदर से मिली हैं, बाहर भी कुछ ऐसा था? हाँ, बाहर अगर आप लेंस लगा के देखेंगे जो पश्चिमी दीवार है उस पर पुरानी लिपि में लिखा हुआ, जैसे इस आकार का, जैसे हम उसको श्री भी कह सकते हैं एक तरह से। अब पहले क्या उसको लिख के कहा जाता था ये मैं नहीं बता सकता, मैं पुरानी लिपि में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन कुछ स्वास्तिक के चिन्ह भी हैं, कुछ जैसे दीपक लौ जलता रहता है उस तरह का ही कलाकृति बनी हुई है। एक चीज़ उन्होंने और लिखा है कि जो बेसमेंट की दीवार है वहाँ पर सनातन साइन कुछ है, आपकी भी कुछ सनातन साइन जो है उसकी दीवारों पे मिला? हाँ, पश्चिमी दीवार में मैंने जो है जूम करके जो है बाहर से ही जो है बैरिकेडिंग के अंदर की जो है कुछ चीज़ें करवाई थी, उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डमरू, त्रिशूल, कमल का फूल और बाकी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो दीवारों पे। मैंने जो है डमरू का जिक्र तो नहीं किया है, हाँ ये कमल का फूल और दीपक के लौ की बातों को मैंने लिखा हुआ है। बाकी ऐसी मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर कि जो रिपोर्ट आपने दी है, एक दिन की सर्वे आपको टेक्निकली कहेंगे, उस एक दिन में ऐसा क्या खास मिल गया जिससे कहा जा सके कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है बल्कि मंदिर तोड़कर बनाई गई एक इमारत? देखिए, इतना पूर्ण तो मैं नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जो अवशेष हैं वो मंदिर के ही अवशेष हो सकते हैं, किसी मस्जिद के नहीं हो सकते। अब आपने रिपोर्ट अपनी दे दी है, आपकी भूमिका अब और क्या हो? ये न्यायालय निर्भर करेगी। मैंने अपनी आप रिपोर्ट उसको नहीं कर सकते हैं, मैं न्यायालय ने मुझे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कोई आदेश नहीं किया हुआ है। मैंने जो मुझे न्यायालय ने दिया था अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैंने वह चीज़ें न्यायालय को सुपुर्द कर दी हैं जो मुझे प्राप्त हुई थी। अगली रिपोर्ट भी ज्ञानवापी मामले से ही जुड़ी हुई है और इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिन जिन चीज़ों के मिलने की बात कही गई है आखिर उसके क्या मायने मतलब हो सकते हैं। क्योंकि एक शेषनाग का भी जिक्र है कि शेषनाग जैसी आकृति भी देखने को मिली है, तो आखिर इसका मतलब क्या है और अगर ये वहाँ से ये चीज़ मिलती है तो इसके क्या मायने मतलब हो सकते हैं, इसका क्या अर्थ निकाला जा रहा है। एक रिपोर्ट आपके लिए। कमल, त्रिशूल, डमरू, देवी देवताओं की कलाकृतियां, शेषनाग
और शिवलिंग। ये वो सनातन धर्म से जुड़े निशान हैं जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये सब ज्ञानवापी में दिखे हैं। असल में वाराणसी की अदालत में सर्वे की 2 रिपोर्ट जमा की गई है। पहली रिपोर्ट अजय मिश्रा की ओर से जमा की गई है। 6 और 7 मई को तत्कालीन सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा के नेतृत्व वाली टीम ने ज्ञानवापी के बाहरी हिस्से का सर्वे किया था। दूसरी रिपोर्ट विशाल सिंह की है जो आज वाराणसी की अदालत में जमा की गई। विशाल सिंह ने जो रिपोर्ट जमा की है उसका सर्वे 14, 15 और 16 मई को हुआ था। पहले सर्वे के कमिश्नर अजय मिश्रा ने तो कैमरे पर आकर अपनी आंखों देखी बातों का खुलासा कर दिया। अब देखने से जो है एक साथ जो है लगभग 3-4 मूर्तियां एक साथ मतलब आकृति दिखाई दे रही थी। जो मूर्ति आकार की थी उस पे सिंदूर पोता हुआ था। जो है ये शेषनाग का जिक्र है, ये शेषनाग का मैंने जो है एक कलाकृति ऐसी दी। मैंने शेषनाग का नहीं, कलाकृति का मतलब उनको देखने से लगता है कि ऐसा ही शेषनाग के फन का अवशेष मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। वह ऐसा देखने से लग रहा था जैसे ऐसे था, उसके 3-4 फन ऐसे दिखाई दे रहे थे। मतलब मुझे लगा कि नहीं ये शेषनाग का अंश। जिन हिंदू प्रतीक चिन्हों का जिक्र सर्वे रिपोर्ट में हो रहा है उसका सनातन धर्म से और शिव से क्या रिश्ता है, आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। अजय मिश्रा के दावे में जो सबसे नई बात दिख रही है वो है शेषनाग का जिक्र। सनातन धर्म में मान्यता है कि धरती शेषनाग पर टिकी हुई है। अगर आपके घर में भगवान विष्णु की मूर्ति है तो फिर आप शेषनाग को आसानी से समझ सकते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु जिस आसन पर लेटे हुए नजर आते हैं वो आसन भी शेषनाग का ही है। भगवान बलराम और भगवान लक्ष्मण को भी शेषनाग का ही अवतार माना जाता है। शिव के गले में जो नाग लटका रहता है उसका नाम वासुकी है, जो शेषनाग के बाद नागों के दूसरे राजा माने जाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने खुश होकर उन्हें गले में डालने का वरदान दिया था। असल में शेषनाग नागों के राजा हैं और भगवान भोलेनाथ को नागों का ईश्वर यानी नागेश्वर माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ शेषनाग के रूप में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के मणि महेश पर्वत पर आज भी विराजमान है। भगवान भोलेनाथ संहार के अधिपति होने के बावजूद भी सृजन के प्रतीक माने जाते हैं और जो लोग अमरनाथ यात्रा से वाकिफ है वो शेषनाग झील के बारे में भी जानते होंगे। अमरनाथ गुफा के पास 1.5 किलोमीटर लंबी एक झील है जो कि सर्दियों में जम जाती है। इस झील को शेषनाग झील कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक महादेव नहीं चाहते थे कि इस कथा को कोई और सुने, क्योंकि दूसरा कोई सुन लेता तो वो अमर हो जाता और इससे सृष्टि का सिद्धांत गड़बड़ हो जाता। लिहाजा भगवान शिव ने शेषनाग को झील में छोड़ दिया ताकि कोई झील को पार करके आगे ना जा पाए। शेषनाग के साथ ही ज्ञानवापी में डमरू से लेकर त्रिशूल तक के निशान देखे जाने का जिक्र सर्वे रिपोर्ट में किया गया है। इन प्रतीक चिन्हों का शिव से नाता समझ लीजिए। त्रिशूल ज्ञान, इच्छा और पूर्णता का सूचक है। डमरू सृष्टि के आरंभ और ब्रह्मनाद का प्रतीक है। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के वक्त शिव ने डमरू से संगीत की उत्पत्ति की। नाग की माला अहंकार को वश में रखने का प्रतीक है। त्रिशूल, डमरू और नाग शिव के 8 प्रतीकों में शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्तिक ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है, जो कि हिंदू धर्म में किसी मंगल काम के शुरू करने का प्रतीक है। इसके अलावा अब कमल का भी शिव कनेक्शन समझ लीजिए। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक महीने में देव उठावन एकादशी के बाद आने वाली चतुर्दशी को भगवान विष्णु काशी में शिव से मिलने आते हैं। भगवान विष्णु काशी में शिव से मिलने जाते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के मुताबिक एक बार जब भगवान विष्णु काशी में शिव से मिलने गए तो उन्होंने 1000 कमल के फूल उनके चरणों में अर्पित करने का मन बनाया, लेकिन भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए एक फूल गायब कर दिया। बाद में भगवान विष्णु फूल की जगह अपनी आंख निकालकर चढ़ाने लगे। तभी शिवजी ने उन्हें रोका और सच बता दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु को कमल नयन का नाम दिया गया। अब यही वो शिव के तमाम प्रतीक चिन्ह हैं जिनका जिक्र दोनों सर्वे रिपोर्ट में है।
अब कोर्ट को तय करना है कि ज्ञानवापी में मिले शिव के सबूतों का सच क्या है। तो इन तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बाद आपके जहन में शायद ये सवाल हो कि आखिर आज कोर्ट में हुआ क्या, अदालत की जो पूरी कार्यवाही हुई है उसमें कौन सी प्रमुख बातें सामने आई और अदालत का ज्ञानवापी मामले में अब तक क्या रुख रहा है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे, समझ पाएंगे कि आखिर पूरी कार्रवाई के दौरान अदालत का रुख क्या था, वकीलों की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गईं और जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, उनका भी क्या तर्क था इस पर। सुनिए। ज्ञानवापी मस्जिद में फव्वारा बनाम शिवलिंग का फसाद के अंजाम तक पहुंचने से पहले संग्राम जारी है, लेकिन वाराणसी कोर्ट में पेश सर्वे में चारों तरफ शिव के प्रमाण पसरे होने का दावा है। आपके प्रमाण मिल रहे हैं कि क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई? अब यह चीज़ें रिपोर्ट में है, अब ये हम क्या बतला सकते। मैंने लिखित में रिपोर्ट दाखिल कर दिया, उसके बारे में हम क्या स्पष्टीकरण देना है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी उससे साफ है कि मस्जिद के भीतर महादेव मौजूद हैं। विशाल सिंह की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वजूखाने में फव्वारा नहीं शिवलिंग है, मस्जिद के अंदर सनातन धर्म के चिन्ह मिले हैं, तहखाने में हिंदू धर्म के निशान मिले हैं, सर्वे में कमल के निशान मिले हैं, डमरू और त्रिशूल के निशान भी हैं। 14 तारीख से अंदर प्रवेश करके हम लोगों ने जो कमीशन की कार्रवाई की है ज्ञानवापी परिसर में, वो 14 तारीख से है। वो 6 और 7 की जो कमीशन की कार्रवाई थी वो बाहर की थी। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की 12 पन्नों की रिपोर्ट में बाबा के वजूद के कई दावे हैं। शिव के सबूत सिर्फ अंदरूनी हिस्से पर ही नहीं बल्कि बाहरी हिस्सों पर भी कई सबूत दर्ज होने का दावा है। शुरुआती सर्वे करने वाले पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। उसमें भी सनातन धर्म से जुड़े कई निशान का दावा है। अब देखने से जो है एक साथ जो है लगभग 3-4 मूर्तियां एक साथ मतलब आकृति दिखाई दे रही थी, जो मूर्ति आकार की थी उस पर सिंदूर पोता हुआ था। जो है मैंने जो है एक कलाकृति ऐसी दी, मैंने शेषनाग का नहीं, कलाकृति का मतलब उनको देखने से लगता है कि ऐसा ही शेषनाग के फन का अवशेष मतलब शेषनाग का ही अवशेष हो सकता है। अगर बाहर से ही देखा जाए तो जो पश्चिमी दीवार दिखाई दे रही है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उस पर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उसको देख के भी कहा जा सकता है कि ये मंदिर का ही अंश है, न कि किसी मस्जिद का है। कुछ स्वास्तिक के चिन्ह भी हैं, कुछ जैसे दीपक लौ जलता रहता है उस तरह का ही कलाकृति बनी हुई है। दोनों सर्वे रिपोर्ट के साथ कई तस्वीरें और वीडियोग्राफी भी कोर्ट के सामने पेश की गई है। सर्वे रिपोर्ट में किए जा रहे दावों से नंदी और महादेव के बीच की दीवार गिरती दिख रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत से दीवार तोड़ने को लेकर कोई आदेश न देने के लिए कहा है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर वाराणसी कोर्ट में फिलहाल 3 याचिकाएं हैं। नंदी और वजूखाने के बीच की दीवार तोड़ने की अर्जी, वजूखाना और शौचालय को शिफ्ट करने की अर्जी, कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना की इजाजत के लिए अर्जी। 17 मई की सुनवाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के दावे वाली जगह को सील करके सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। साथ ही ज्ञानवापी में नमाज पर भी रोक ना हो ये सुनिश्चित करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं देने के निर्देश के बाद वाराणसी कोर्ट में अब सोमवार को अगली सुनवाई है। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर महादेव की मौजूदगी के जो निशान मिलने का दावा किया जा रहा है, उससे बाबा के भक्तों की बेचैनी और देश की निगाहें अदालत की तरफ लगी हैं कि आखिर कोर्ट से क्या फैसला आता है। क्या नंदी के साथ भोले के दर्शन का भक्तों का इंतजार खत्म होगा? वाराणसी के बाद हम अब आपको मथुरा लिए चलते हैं, क्योंकि अब वहां पर भी श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि जो ईदगाह वाली जगह है वहीं पर दरअसल भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, आखिर इस तर्क में कितना दम है? ये मामला भी अदालत में पहुंच चुका है, तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं और आपको मैं बता दूं कि निचली अदालत में केस चले इस तरीके का जिला अदालत की तरफ से आदेश भी दे दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। काशी के ज्ञानवापी की तरह यूपी के मथुरा में एक तरफ कृष्ण मंदिर है और दूसरी ओर शाही ईदगाह। लंबे समय से हिंदू पक्ष कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने की मांग कर रहे हैं और मथुरा की जिला अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला ये कि ईदगाह की जमीन को खाली करने की मांग वाली याचिका का केस अब लोअर कोर्ट में चलेगा। केस को सुनने की वो अलाउ हो गई है। हमारे साथ ब्रजेश कुमार अग्रवाल हैं जो कि रंजना अग्निहोत्री एंड अदर केस में वकील हैं यहाँ पे। सर, क्या कुछ आज अदालत ने कहा है? आज अदालत के द्वारा ये कहा गया है कि हमारा जो रिवीजन फाइल किया गया था वो रिवीजन हमारा स्वीकार कर लिया और लोअर कोर्ट के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है,
जिसमें एक पहले लोअर कोर्ट ने ये माना गया था कि इनको दावादार करने का अधिकार नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह से हमारे दावे को खारिज कर दिया गया था। लेकिन आज हमारे न्यायालय के द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीज़न के जो आदेश हुआ उसको निरस्त करके माननीय जनपद न्यायाधीश के द्वारा हमारे रिवीजन को स्वीकार कर लिया गया है। पूरे मामले को इस तरह समझिए, जिला अदालत ने एक रिवीजन पिटीशन स्वीकार की है। इस याचिका में 2.37 एकड़ जमीन ईदगाह से मुक्त कराने की मांग है। ये याचिका पहले एक निचली अदालत से खारिज हो गई थी, लेकिन अब जिला अदालत ने कहा मामले को निचली अदालत में चलाया जाना चाहिए। जिला जज कोर्ट में जैसे ही फैसला आया, शाही ईदगाह पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच बहस छिड़ गई। हिंदू पक्ष आदेश को अपनी जीत बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये कोई बड़ा नहीं बल्कि एक टेक्निकल फैसला है। एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है। डीजे महोदय ने माना है कि लोअर कोर्ट के द्वारा जो राइट टू सू यानी बात प्रस्तुत करने के अधिकार को वंचित किया गया था, वह आदेश अंगेश लॉ है, रिवीजन स्वीकार किया गया है और लोअर कोर्ट में मुकदमा आगे प्रोसीड करेगा। भाई उनका जो मुकदमा खारिज हुआ लोअर कोर्ट में, वो अपने जनपद न्यायाधीश के आए, वो रिवीजन में ये तय हुआ। जनपद न्यायाधीश ने कोई ऐसी बात अपने ऑर्डर में नहीं कही है कि फाइंडिंग के उनको कोई राइट दे दिया हो या उनको कोई मालिकाना हक मिल गया हो या उनको कोई ये कह दिया हो कि आपको साहब का जीत हासिल हो गई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब तक 11 याचिकाओं पर केस चल रहे हैं। यहाँ मथुरा में करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बना है, जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। दावे ये है कि शाही इमाम मस्जिद हिंदू मंदिर के हिस्से को गिराकर बनाई गई, इसलिए इस जमीन को भी खाली कराया जाए। 1 जुलाई जिसे हिंदू पक्ष जो वादी हैं वो बड़ा दिन मान रहे हैं, लेकिन जो शाही मस्जिद का पक्ष है उनका कहना है कि अभी ये मुकदमे की शुरुआत भर है, कोई फैसला नहीं है, किसी नतीजे पर जल्द पहुंचना ठीक नहीं है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, मथुरा। और अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उससे लगभग 7 लाख लोग इस वक्त हिंदुस्तान में प्रभावित हो रहे हैं और ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर के राज्य असम में बाढ़ की जो विभीषिका देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि वहां पर लाखों की आबादी इससे प्रभावित हुई है, कई लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा है, जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। और अभी असम के कुछ इलाके तो ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट चुका है, चाहे वो रेल मार्ग से संपर्क की बात हो या फिर सड़क मार्ग से। तो असम में किस तरीके से लोग बदहाल हैं, परेशान हैं और क्या उन तक सरकार फौरी तौर पर मदद पहुंचा पा रही है, ग्राउंड जीरो से आपके लिए हम एक खास पड़ताल लेकर आए हैं। पहाड़ों पर तेज रफ्तार से बहता बाढ़ का पानी और इस पानी ने मैदानी इलाकों में ऐसी तबाही मचाई है कि कई जगह सड़कों का तो नामो निशान मिट गया है। असम के दीमा हसाओ जिले में कई किलोमीटर तक यही हाल है। सड़क पर या तो पानी है या फिर लैंडस्लाइड की वजह से गिरे पत्थर और मलबा। लेकिन दर्शकों तक बाढ़ से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल का जज्बा और जुनून आपके सामने है। जहां रास्ता नहीं है, मनोज्ञा वहां पैदल ही चल पड़ी है। हम अभी NH 54 पे हैं और लगातार चलते चलते 10 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं पहाड़ पर। और आपको पहाड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक साइड पानी और इतना पानी है कि मैं जिस साइड चल रही हूँ और दूसरी साइड ये पानी कभी भी ये बहाव बढ़कर इस तरफ आ जाएगा। और कुदरत के इस कहर के बीच माइलबांग सुरंग भी बंद हो गई है, क्योंकि इसके दोनों तरफ पत्थर गिरे हुए हैं। ये सुरंग असम से त्रिपुरा और मिजोरम को जोड़ती है। इस सुरंग में एक जेसीबी मशीन रास्ता खोलने के लिए जा रही थी, जिस पर मनोज्ञा लोईवाल भी सवार हो गयी। इस समय मैं हूँ माइबांग सुरंग में, जहाँ पर दोनों तरफ अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। एक और जहाँ पर सुरंग खुलने की तैयारी है, वहाँ पर अभी भी पूरी तरह से भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हो रखा है। यानी कि जो तरफ है शहर का तरफ, गुवाहाटी का तरफ का रास्ता, और दूसरा जाता है सिलचर की तरफ का रास्ता, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। सुरंग से बाहर निकले तो सड़क पर बाढ़ और लैंडस्लाइड की ये बर्बादी दिखी।
NH27 पर कई जगह मलबे के बीच से गाड़ियां फंस कर निकल रही हैं, तो कई जगह पूरा हाईवे ही खत्म हो गया है। दीमा हसाओ जिले का आलम यह है कि यहाँ पर अब हाईवे पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया है। NH27 का ये रास्ता है और आपको पहचान में भी नहीं आएगा, क्योंकि पूरी तरह चारों ओर अगर कुछ है तो ऊपर से गिरे हुए पत्थर और इस तरह के कंटेनर्स तक हैं, जिनको इतने प्रवाह और इतनी तेज हवा ने एक साथ बहा के यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है। रिपोर्टिंग के दौरान ABP न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल दीमा हसाओ के रेलवे स्टेशन के रास्ते पर पहुंच गईं, जो बाढ़ में तबाह हो गया है। सड़क कट कर आधी हो चुकी है, गाड़ी के निकलने का रास्ता खत्म हो चुका है। एक स्कूटी वाले भाई ने मनोज्ञा की मदद की। हाफलोंग रेलवे स्टेशन तक जाने का ये रास्ता है और ये रास्ता पूरी तरह से धंस चुका है, यानी कि यहाँ से लेकर रेलवे स्टेशन तक कोई नहीं जा सकता है। जो जाने का एक छोटा मोटा थोड़ा बहुत रास्ता भी बचा है, वो भूस्खलन की वजह से जगह जगह से टूटता जा रहा है। ABP न्यूज संवाददाता स्कूटी पर कुछ किलोमीटर के सफर के बाद दीमा हसाओ के हाफलोंग स्टेशन के करीब पहुंच गए। हाफलोंग जाने का ये आखिरी रास्ता है, यानी कि यही रास्ता है जो हाफलोंग स्टेशन तक आपको लेकर जाता है, लेकिन अब इस रास्ते की तस्वीर बदल गई है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। रास्ते की जगह यहाँ पर नदी और आपको नाले और उसके साथ साथ ये पेड़ गिरे हुए दिखेंगे। लैंडस्लाइड्स यानी कि भूस्खलन की वजह से जो हालात हुए हैं वो देखते ही बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से लेके सारा कुछ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। दीमा हसाओ का ये वो ही हाफलोंग स्टेशन है जहां कुछ घंटे पहले बाढ़ का पानी घुस गया था और ट्रेन के भारी भरकम डिब्बों को पानी ने पलट दिया था। असम में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। 33 में से 24 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और ABP न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल जानदार रिपोर्टिंग करके आपदा की हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है।